नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के जो हिंदी वाक्य थे इनको अनुवाद करना सिखाया था और उसमें आपने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त किया था। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पास्ट पर। तो वर्तमान काल हो गया, अब जो बीत चुका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट टेंस को दोस्तों सीखने के लिए भी हम वही उसके जो सब जो है टेंस होंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम मतलब कि इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सीखेंगे। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे पास्ट इंडिफिनिट को दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस से शुरू होगी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए ये जब समाप्त हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अनुवाद करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह विषय, जिसमें कि हम इंडिफिनिट को देखेंगे। तो अब आप जो है इसको पास्ट टेंस हेडिंग डाल करके नीचे आप, ये मुख्य हेडिंग है, चैप्टर का नाम है, और अब इसमें आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इस तरह से आप एक हेडिंग डाल लीजिए। और आज दोस्तों हम लेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के, यानी अफर्मेटिव जो हैं उन्हें लेंगे। तो आप एक और हेडिंग डालिए यहाँ पर, पॉजिटिव सेंटेंस। दोस्तों, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसको आप पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि वो पास्ट टेंस के वाक्य हैं। तो पहली बात तो पास्ट टेंस का कोई भी वाक्य होता है वो बीत चुका होता है, ठीक है, भूतकाल में बीते हुए वाक्य होते हैं। लेकिन इसके जो इंडिफिनिट है उसके क्या मतलब कि पहचान के तरीके हैं। तो इसके कुछ पहचान के नियम हैं। इसकी जो पहचान है, पहचान, इसको आप लिख लीजिए। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थे आदि शब्द आते हैं तथा कुछ वाक्यों में अंत में जो उच्चारण आता है या, ई, ये आदि आते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, राम स्कूल पहुंच गया, ठीक है, गया, गई, गए आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या, ई, ये, ता, था, ती, थे, ते, थे, ठीक है। और जैसे कि आप कोई वाक्य समझने के लिए ले सकते हैं, जैसे मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है, तो आ शब्द आ रहा है यहाँ पर, आ का उच्चारण आ रहा है, आ, ई, ए, ठीक है, इस तरह के अंत में उच्चारण आएंगे। तो दोस्तों इसको जहाँ तक याद करने की बात है, इसको तो याद आप रखिए ही, साथ ही साथ जब तक आप उदाहरण ढेर सारे आप नहीं करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपको ना याद रहेंगी, ना ही इस पर आपकी पकड़ मजबूत हो पाएगी। तो मेरा यही सजेशन है कि अधिक से अधिक उदाहरण आप सॉल्व करते चलिए और बार बार बीच बीच में जब भी आपको डाउट हो तो नियम आप पीछे पलट करके देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ उदाहरण जो मैं यहाँ पर करवाऊंगा उससे आप मिलान करते रहिए, तो उससे जो है आपकी पकड़ बेहतर हो जाएगी। तो दरअसल ये तो हो गई पहचान की बात। अब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान का ये तो पहला वो हो गया मानदंड। दूसरा होता है दोस्तों, इसी में जो दूसरे टाइप का वाक्य होता है उसमें कभी कभी आदत को भी प्रकट करते हैं। जैसे जब कहेंगे ता, था, ती, थी, ते, थे, जैसे राम स्कूल जाता था, ठीक है, सीता गाना गाती थी, इस तरह के जब वाक्य आएंगे तो आप वहाँ पे देखिए एक डेली रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, देखा था कि राम स्कूल जाता है यानी डेली जाता है, या अब यहाँ पर वही चीज़ पास्ट उसी का हो गया कि राम स्कूल जाता था, ठीक है।
तो पास्ट में जाता था, लगा मतलब कई दिन तक ऐसे जाता था, यानी एक आदत थी उसकी जाने की, तो उस चीज को यहाँ पे दर्शा रहा है। तीसरा एक कंडीशन दोस्तों आएगा, तीसरा ये पहचान नहीं है, लेकिन तीसरा ये बात यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जो भी वाक्य होंगे उसमें अवश्य शब्द आता है। ठीक है, अवश्य। इसके लिए थोड़े से नियम बदलेंगे। तो जब जैसे कि हमने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है, तो मैंने एक पत्र लिखा, ये इसका पॉजिटिव का एक साधारण वाक्य हो गया, इस साधारण नियम के तहत अनुवाद किया जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मैंने एक पत्र अवश्य लिखा, मतलब कि यहाँ पर जो बोलने वाला है, जो करता है, जो कह रहा है मैंने एक पत्र अवश्य लिखा, जोर दे करके कह रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहा है अवश्य लिखा, तो अवश्य के लिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग ना करके यहाँ पर जो है जो बात जो चीज़ें हम प्रयोग करेंगे उसको अभी यहाँ पर हम शो करेंगे, तो वहाँ पे डिड का प्रयोग करते हैं। तो अभी जब इसके हम उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, तब वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद इसके जो है जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके बारे में आप जो है देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण देखिए। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। और दोस्तों इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर। तो चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट फुल स्टॉप। तो दोस्तों बस इतना सा इसका स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर बदलता कब है, जब अवश्य वाले वाक्य आते हैं। जब अवश्य वाले वाक्य आते हैं दोस्तों, तब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलता है। तब आप करेंगे जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही स्ट्रक्चर दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये दोनों ही हैं। जब वाक्य में अवश्य शब्द आ जाए तब आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अंतर क्या है, अंतर इतना है कि साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों हम कुछ उदाहरण लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम उदाहरण लेते हैं। चलिए ये मैं मिटा दे रहा हूँ, और एक उदाहरण यहीं पे लिख करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे राम स्कूल जाता था। ठीक है दोस्तों, ये एक वाक्य है, राम स्कूल जाता था। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, वर्ब क्या है, जाने का काम कर रहा है गो, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल। ठीक है, ये क्या है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर राम वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो, आपने जब वर्ब पढ़ा था तो आपने देखा था गो का जो फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म विल, थर्ड फॉर्म गॉन। इसी तरह से सभी जितने भी वर्ब हैं उनकी तीनों अवस्थाएं होती हैं, हमने आपको पहले बताया था। और उस चीज़ को सीखने के लिए आप किताब का सहारा लेते रहिए। अगर कोई नया वर्ब आता है तो आप उसको जैसे जैसे उदाहरण में आता जाता है वैसे वैसे आप उसको याद करते चलिए। धीरे धीरे आपके पास वर्ब का एक लंबा कलेक्शन हो जाएगा और उसके सेकेंड थर्ड फॉर्म भी आपको याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये तो सिंपल सा है इसका। गो, राम के बाद गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, राम वेंट टू स्कूल। ये है, ये इसका साधारण वाक्य दोस्तों, राम वेंट टू स्कूल। सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब का
वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब दोस्तों एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें अवश्य शब्द का प्रयोग हुआ हो, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने पत्र अवश्य लिखा। देखिए पहचानेंगे कैसे, लास्ट में क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है ना, प्रोनाउंसिएशन में लिखा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब देखिए अवश्य शब्द आ रहा है, अवश्य के लिए आप मस्ट का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे ये सेकंड स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो लिखिए मैंने, इसकी अंग्रेजी आई लिखेंगे, आई डिड राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, ये इसका ट्रांसलेशन है दोस्तों। यहाँ पर आपने किया क्या है, आई का सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट, फिर डिड का प्रयोग किया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ध्यान देना होगा आपको कब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है पास्ट इंडेफिनिट में और कब सेकंड का। ज्यादातर साधारणतया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तभी करेंगे जब हिंदी वाक्यों में अवश्य शब्द आएगा और उसके साथ साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आप सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बातें आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, फिर उसके बाद आप कुछ उदाहरण आप इस पर अनुवाद करते चलिए, इसको आप नोट कीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं इससे संबंधित। जैसे एक वाक्य हो सकता है, शिक्षक ने हमें आदेश दिया। एक और वाक्य ऐसे लिख लीजिए कुछ, जैसे जैसे राम ने अपना गृह कार्य पूरा किया। दोनों वाक्य आपने देखा। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे। देखिए दिया, आ शब्द आ रहा है, या शब्द आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे ही हो गया, आप पहचान ही लिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, तो आदेश देने का काम हो रहा है, आदेश दे रहा है, कौन दे रहा है, शिक्षक दे रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक है। ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट, और आदेश देना ये क्या है, वर्ब। किसे दिया, हमें, तो ये जो है ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अभी बताया आपको, सेकंड का फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आप स्वयं से इसको लिखते चलिए। देखिए शिक्षक है, तो यहाँ पे लिखिए टीचर ऑर्डर्ड अस, बस यहाँ पर देखिए टीचर ऑर्डर्ड अस, ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म है, ऑर्डर मीन्स आदेश देना, ऑर्डर फर्स्ट फॉर्म है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो इस सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया। सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है, राम ने अपना गृह कार्य पूरा किया। देखिए तो
काम क्या हो रहा है, पूरा करने का हो रहा है, कंप्लीट होने का हो रहा है, तो ये पूरा करना क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या है, राम है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। कर्ता, एक क्वेश्चन करता। अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य यानी हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क जो क्या है, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। इसको भी आप इसी तरह व्यवस्थित कर दीजिए, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा इसका। ठीक है, तो लिखेंगे आप सब्जेक्ट राम, राम completed his homework, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कीजिए और कुछ और वाक्य हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। चलिए कुछ और वाक्य ले लेते हैं दोस्तों। जैसे एक वाक्य हो सकता है कि हमने उसकी सहायता की, एक वाक्य ये हो सकता है, और दूसरा वाक्य यह भी हो सकता है, हमने उसकी सहायता सहायता अवश्य की। अब देखिए, पहला जो वाक्य है दोस्तों, उसमें हमने उसकी सहायता की शब्द आ रहा है, यानी बीत गया, मतलब कर दिया, सहायता हो गया कोई चीज, क्या किया, वर्ब। देखिए सहायता करना है, ये वर्ब है। कौन, किसने की, तो हमने की, तो ये जो शब्द है ये, यही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो आपको इसको लिखना है, सबसे पहले हमने यानी वी क्या की, सहायता की, तो सहायता नहीं, हेल्प, हेल्प किसके फॉर्म, हेल्प, हेल्प्ड हिम, वी हेल्प हिम, उसकी यानी हिम। ठीक है दोस्तों, वी हेल्प हिम। दूसरा जो वाक्य है, हमने उसकी सहायता अवश्य की, यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं अवश्य शब्द आया है, और अवश्य शब्द जब आता है तो उस केस में दोस्तों हमने आपको बताया था कि डिड का प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट के बाद आप डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, वी डिड हेल्प, वी, उसके बाद देखिए यहाँ पे हेल्प किया था हमने, लेकिन यहाँ पे वी डिड हेल्प, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प क्या है, वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हेल्प है। वी डिड हेल्प हिम, हमने उसकी सहायता अवश्य की, वी डिड हेल्प हिम। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसके ट्रांसलेशन के तरीके। आज हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और सॉरी हमने क्या बोला, पास्ट इंडेफिनिट के हमने पॉजिटिव सेंटेंस आज हमने देखे हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और नए नए वाक्य सीखते रहेंगे। आज हमने पॉजिटिव सेंटेंस को लिया, इसी तरह से अगला जब हम क्लास लेंगे उसमें हम निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने के क्या नियम हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए किताबों के माध्यम से अधिक उदाहरण सॉल्व कीजिए, और जो भी कोई समस्या हो आप जरूर हमसे कंसल्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।